आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट थे बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगा, What are the factors affecting depreciation? What are the bases for charging depreciation? मतलब depreciation का amount किन चीजों पे डिपेंड करता है? Causes अलग, causes और reasons एक ही बात थी, ऑब्जेक्टिव्स और नीड एक ही बात थी, फैक्टर्स और बेसिस एक ही बात है, बट वो तीन बहुत अलग अलग बातें। व्हाट आर द फैक्टर्स? किन चीजों पे डिपेंड करता है डेप्रिसिएशन का अमाउंट? पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ द एसेट। भाई साहब आपका एसेट कितने का है? कॉस्ट ऑफ द एसेट डज नॉट इंक्लूड ओनली द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। मतलब मैंने फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपए का, ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द अमाउंट पेड टू एक्वायर इट 50,000। अगर उसके ऊपर कोई कार्टेज पे करी, जहां से खरीदा था वहां से अपने ऑफिस या फैक्ट्री तक लाने की, तो क्या वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा कि नहीं होगा? कार्टेज, कार्टेज होगा, बिल्कुल होगा। एनी एक्सपेंस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एन एसेट, एनी एक्सपेंस इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट एसेट पे रूल अप्लाई होता है, गुड्स पे नहीं। टू ब्रिंग द एसेट इनटू इट्स वर्किंग कंडीशन will be added to the cost of the asset, will be treated as a capital expenditure which will be debited to the asset account itself. तो पुराने दुख दर्द प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ध्यान से देखना प्लीज। तो मैंने अगर कोई मशीन खरीदी 50,000 की, उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ 5,000 का, तो वो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, ब्रोकरेज, कमीशन, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, इंपोर्ट ड्यूटीज, कोई भी खर्चा एसेट परचेज करने के टाइम हो रहा है तो वो होगा। 2-3 महीने के बाद अगर मैंने उसकी रिपेयर्स कराई तो वो होगा कि नहीं होगा? वो नहीं होगा, वो एक रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट अगर मैंने कोई सेकेंड हैंड एसेट खरीदा, उस टाइम उसकी रिपेयर्स हुई, तो वो माना जाता है एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू इट्स वर्किंग कंडीशन, तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। ध्यान क्या देना है? जीएसटी अगर कोई पे हुआ है, जीएसटी सर, जीएसटी हमारे कोर्स में नहीं, उठ जाओ बेटा जो भी है। हाँ हाँ बैठना है यार, तू भी तो ऐसे खड़ा क्यों हो गया? ध्यान से सुनना प्लीज। जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट is not added to the cost of the asset. सर अभी आपने बोला any expense incurred at the time of purchase of an asset, तो रूल्स बता रहा हूं ना। जीएसटी अगर पे हुआ है, आपने 50,000 की मशीनरी खरीदी, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल 10% जीएसटी पे हुआ है, मुझे नहीं पता सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जरूरत नहीं है, समझो इस बात को। 50,000 की मशीन खरीदी, उसके ऊपर 10% जीएसटी पे करा, 5,000 जीएसटी पे करा, वो जीएसटी के अकाउंट में जाएगा, एसेट के अकाउंट में नहीं जाएगा। GST is not included in the cost of the asset, so it will not be considered while calculating depreciation. GST depreciation को affect नहीं करेगा, बहुत खुशी की बात है। क्लियर है पॉइंट? any interest paid on the loan to acquire the asset will not be included in the cost of the asset. Interest is a finance cost, it is not added to the cost of the asset. But sir आपने बोला any expense incurred at the time of purchase of an asset will be added to the asset, तो वही तो उससे रिलेटेड रूल्स भी है ना, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दिखेगा कि एसेट से रिलेटेड है बट फिर भी इंक्लूड नहीं होंगी, तो क्या है वो? जीएसटी, इंटरेस्ट। ध्यान रखना, आपने मशीन खरीदी 10 लाख की, अब आपने 1 साल की इंस्टॉलमेंट्स बना ली कि मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा, 12 इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा, आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लेना, तो 10 की जगह आप 11 लाख पे कर रहे हो, मशीन 10 लाख की मानी जाएगी। 1 लाख जो आपने एक्स्ट्रा दिए वो इंटरेस्ट कॉस्ट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, दैट विल नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट।
फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, इसमें क्या क्या आएगा, परचेज प्राइस आएगा, फ्रेट आएगी, इंस्टॉलेशन आएगा, मैंने आपको बहुत सारी और चीजें बता दी, वो सब आएंगी सर। और कौन सी आएंगी, इंपोर्ट ड्यूटीज, कैरेज, कार्टेज पेड एट द टाइम ऑफ परचेजेस, इसमें ब्रोकरेज भी आएगी, कमीशन भी आएगी। कोई डाउट, कोई मेजर रिपेयर, मेजर ओवरहॉलिंग बड़ा, वो भी ऐड होता है। क्या नहीं आएगा, जीएसटी नहीं आएगा। जीएसटी नॉट अ कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट पेड और पेएबल, ध्यान रखेंगे। borrowed to finance the purchase of an asset, expenses of capital nature like extension of an existing asset, repairs involving large amount and that increases the life of the asset or improves the quality of the product are of capital nature and added to the cost of the asset. मतलब any expense incurred to improve the asset will be added to the cost of the asset. Any expense incurred to maintain the asset is not added to the cost of the asset. अगर हमने ओल्ड एसेट खरीदा है तो उसके ऊपर अगर कुछ उसको टू ब्रिंग इट इनटू इट्स वर्किंग कंडीशन कोई भी रिपेयर्स हो रही है, इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। कुछ नया बता रहा हूं, नहीं। तो पहला ओरिजिनल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट। दूसरा फैक्टर एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। ये क्या होता है, रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू होता है, आप एस्टिमेटेड लाइफ है मशीन की 5 साल, 5 साल के बाद जब आप कबाड़ी को बेचेंगे, कबाड़ स्क्रैप में बेचेंगे, तो आप कितने रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको, स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू। अगर ये वैल्यू गिवन नहीं है तो जीरो मानी जाती है। व्हाट इज, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। What is scrap value? It is the estimated value of the asset at the end of its useful life. Estimated useful life. Scrap value भी estimated है और उसकी लाइफ भी estimated है, बट उसके एंड पे आप क्या सोच रहे हैं कि कितने रुपए मिल जाएंगे अगर हम कबाड़ी को बेचेंगे तो। ओके, residual value is the estimated realizable value of an asset at the end of its estimated useful life. तो फॉर एग्जांपल आपने मशीन खरीदी 10 लाख की, आपकी एस्टिमेटेड लाइफ थी 10 years, और आपके हिसाब से 10 साल के बाद अगर आप इसको कबाड़ी को भी बेचोगे ना तो आपको 1 लाख रुपीस मिल जाएंगे। तो कितना अमाउंट फिर आपको राइट ऑफ करना है थ्रू आउट द लाइफ, 9 लाख, क्योंकि 1 लाख तो आपको वापस मिल ही जाएंगे। आपका एक्सपेंस 10 साल में कितना होने वाला है, 9 लाख। तो अमाउंट टू बी रिटन ऑफ इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस इट्स स्क्रैप वैल्यू। If the scrap value is not given, it is assumed to be nil. If the scrap value is not given, it is assumed to be nil. It is assumed to be nil. Useful or economic life of the asset. Useful life of the asset means the period for which the asset is estimated to be productively used. Legal provisions. Company law or Income Tax Act prescribes the method and the rate of charging depreciation. Legal provisions कह रहे किन चीजों पे डिपेंडेंट है डेप्रिसिएशन का अमाउंट, एक ओरिजिनल कॉस्ट, एक एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एक यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ होता है कितने सालों तक ये प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो, उसके बाद फट नहीं जाएगी, नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगी, अनप्रोडक्टिव हो जाएगी, इनएफिशिएंट हो जाएगी, गाड़ी चल तो रही है, माइलेज बहुत कम दे रही है, खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़ता है इसको, तो अब ये अनप्रोडक्टिव हो गई है, तो ये बियॉन्ड यूजफुल लाइफ आ चुके हैं आप। लीगल प्रोविजंस, कंपनीज एक्ट में रेट्स प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स एक्ट में रेट्स प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। रेट्स, इसकी डेप्रिसिएशन 40%, इसकी 10%, इसकी 20%, तो उस पर डिपेंड हो गया ना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो बता रहे हैं। कंपनी लॉ, इनकम टैक्स एक्ट, दे प्रिस्क्राइब, वो बताते हैं हमें द मेथड। आगे जाके देखेंगे 2 मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV मेथड, एंड द रेट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन।
while determining the amount of depreciation legal provisions are kept in mind. बट ये अंडरस्टैंडिंग, ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं. क्वेश्चन में तो आपको बताएंगे ना कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, बट यस दिस इज अ फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन. पीरियड फॉर विच द डेप्रिसिएशन इज चार्ज, मतलब आपने फाइनेंशियल ईयर है आपका 22-23, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 23, 22-23 है फाइनेंशियल ईयर. आपने अगर एसेट 1 अप्रैल को खरीदा तो डेप्रिसिएशन पूरे साल की लगेगी. अगर आपने एसेट 1 अक्टूबर को खरीदा तो 6 महीने बाद खरीदा, उस साल यूज ही 6 महीने हुआ, तो जितने पीरियड आपने एसेट यूज किया है डेप्रिसिएशन उतने पीरियड की ही लगेगी. Depreciation is charged for the period of the asset. Period the asset has been used in the business. For example, if the asset is purchased on 1st October, depreciation will be charged for 6 months. October, November, December, January, February, March. अगर एसेट आपने 1 अप्रैल को खरीदा है तो पूरे साल. अब अगर आपने एसेट बेच दिया, अगर एट द एंड ऑफ द ईयर बेचा तो पूरे साल यूज करा था तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी. लेकिन अगर आपने एसेट ड्यूरिंग द ईयर बेचा है, यही सबसे मजेदार अकाउंटिंग पार्ट होने वाला है डेप्रिसिएशन का. एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, समटाइम इन द मिडिल ऑफ द ईयर, तो जितने महीने के लिए एसेट यूज करा था उतने महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी. लॉजिकल, कोई डाउट? अब ध्यान से देखना एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ये रूल ना तब एप्लीकेबल नहीं होगा if the words per annum are not given along with the depreciation rate. कह रहा मतलब 10% per annum अगर लिखा है 10% per annum, इसका मतलब क्या होता है? टेन परसेंट पर एनम, 10% पर एनम का मतलब साल के 10% है. इन दिस केस समझ आ रहे हैं? डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड proportionately. Depreciation will be charged proportionately. Proportionately का मतलब होता है depending on the period for which the asset has been used. जितने टाइम आपने एसेट यूज करा है, 2 महीने यूज करा है तो 2 महीने की डेप्रिसिएशन, 4 महीने यूज करा है तो 4 महीने की. तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी? कॉस्ट ऑफ द cost of the asset into rate upon 100. क्या है ये? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन into m/12, number of months for which the asset was used during the year. अगर पूरे साल यूज किया तो 12/12 1 ही हो गया. बात समझ आई? तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी. ध्यान तो तब देना ना जब ड्यूरिंग द ईयर खरीदा या बेचा हो. बट ये कब? जब रेट्स पर एनम गिवन है. अगर सिर्फ लिखा है 10%, सिर्फ लिखा है 10%, without the words per annum, without the words per annum, तो क्या होगा? फ्लैट रेट will be charged.
irrespective of the time period, irrespective of the time period for which the asset has been used. टाइम पीरियड कंसिडर ही नहीं करेंगे, 2 महीने 4 महीने, आपने जब मर्जी. फ्लैट रेट मतलब 10%, तो 10% मतलब डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू कॉस्ट इनटू रेट. टाइम पीरियड कंसिडर ही नहीं होगा. समझ आई बात? ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, बट सुन के और रिटेंशन बढ़ जाती है. सर अगर हमें डेट ऑफ परचेज गिवन ही नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि पूरे साल के स्टार्टिंग में ही खरीद लिया, पहले से था एसेट, और पूरे साल के डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. अगर हमें डेट ही गिवन नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि स्टार्टिंग में ही हमने एसेट ले लिया था और पूरे साल के डेप्रिसिएशन चार्ज होगी. ये बातें तो हो ही रही हैं. किस चीज के लिए? अगर डेट गिवन है, एसेट खरीदा है ड्यूरिंग द ईयर, तो डेप्रिसिएशन पूरे साल की होगी या सिर्फ उतने पीरियड की होगी? तो कह रहा है अगर वर्ड्स पर एनम है तो उतने पीरियड की ही होगी. वर्ड्स पर एनम नहीं है तो फ्लैट रेट चार्ज होगा. टाइम पीरियड विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन.